Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss chapter number 2 Indian Securities Market, and in this lecture we will discuss the revision session. Okay, now this is the revision session, not a detailed session, तो आप लोग इसको एक revision के point of view से देख सकते हो. सबसे पहले सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है. सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करते हैं. जब हमने मार्केट डिस्कशन की थी तो हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केट में दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, दैट इज़ मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए होती है. अच्छा, अब ये लॉन्ग टर्म फंड्स वो हैं, वो कौन से लॉन्ग टर्म फंड्स हैं? वो लॉन्ग टर्म फंड जो कि 1 साल से ज़्यादा है. द सिक्योरिटी विद द मेच्योरिटी ऑफ मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा अगर आप लोगे तो वो कहलाएगा आपका मनी मार्केट, नहीं कैपिटल मार्केट ना. उसके बाद देखो तो जो सिक्योरिटी मार्केट है, मार्केट फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. अच्छा, इसके अंदर डेट इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. और शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं, जैसे कि कमर्शियल बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया. ये सब होते हैं हमारे कौन से, जो आपके शॉर्ट टर्म होते हैं. अब सिक्योरिटी मार्केट के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले देखो अगर आप, तो नंबर वन इज़ इट फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. लॉन्ग टर्म फंड्स की फ़्लो को ये बढ़ाता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स मीन्स 1 साल से ज़्यादा. उसके बाद ये लिक्विडिटी अवेलेबल करके देता है एज़ कम्पेयर टू, ये लिक्विड कम है. देखो मनी मार्केट के अंदर 3 महीने में पैसा कन्वर्ट हो गया कैश में, 2 दिन में कन्वर्ट हो गया कैश के अंदर, 4 महीनों में कन्वर्ट हो गया कैश के अंदर. लेकिन कैपिटल मार्केट में एटलीस्ट 1 ईयर तो लगेगा, 1 ईयर से ज़्यादा लगेगा. तो मनी मार्केट के कंपैरेटिवली ये इतना ज़्यादा लिक्विड नहीं है. और एट द सेम टाइम अगर लिक्विड आपके पास असेट्स नहीं है, मींस आपके पास रिस्क मेंटेन है. लेकिन जब रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे रिटर्न भी क्या होगा, मनी मार्केट का ज़्यादा होगा ना. अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, तो सिक्योरिटी मार्केट तो होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि होता क्या है. सबसे पहले है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग. सेविंग मेंटेन करके रखते हैं, सेविंग को बनाएंगे. जैसे कि सेविंग कैसे होगी, आपने 1 साल के लिए या 1 साल से ज़्यादा के लिए जब कुछ होल्डिंग्स अपनी बचा के रखी है, तो कहीं ना कहीं वो आप सेविंग में लेके आ रहे हो. और उस सेविंग को सिर्फ आप अपने हाथ में होल्ड करके नहीं रख रहे, उस सेविंग को आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगा रहे हो, जिससे आपको रिटर्न रिसीव हो रहा है. अच्छा, इससे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट भी होती है. कैपिटल मार्केट ऐड टू नेशंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट किस किस तरीके से, तो आप देख सकते हो. सबसे पहले बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफाइड चीप एंड एडुकेट फाइनेंस. सस्ते दामों पे आपको वो मिल जा रहा है लोन एक तरीके से. बाय प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए मुझे लोन मिल जा रहा है, उसके लिए लोन, या आप बोल सकते हो सिक्योरिटीज़. बाय प्रोवाइडिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विस टू एंटरप्रेनर, ज़्यादा अमाउंट में एंटरप्रेनर को अंडरराइटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह, पार्टिसिपेटिंग इक्विटी कैपिटल, कंसल्टेंसी सर्विसेज ये हो जाती है. क्योंकि जब आप कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर करते हो ना, तो ये वाली चीज़ें बहुत होती है शेयर्स वगैरह को परचेज़ करने के लिए. ना रिहेबिलिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री. अब आप देखोगे तो रैशनलाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री का, या मॉडर्न हो रही है इंडस्ट्री. इसके अंदर का क्या मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हो जो DFIs हैं इंडिया के अंदर, या आप देख रहे हो IDBI जो बैंक है, ICICI, IFCI, ये इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंस में ही हमारी हेल्प कर रही हैं. नाउ इनकरेज इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़. इन्वेस्टर को काफ़ी हद तक बढ़ावा दे रही है कि वो इस सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करे. क्योंकि जब हमें रिटर्न अच्छा दिखता है तो इन्वेस्टर्स कहता है ठीक है, मैं काफ़ी टाइम के लिए अपना पैसा ये वाला इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ.
लेकिन जब उसको रिटर्न नहीं दिखता, सिर्फ रिस्क दिखता है, वैसे रिस्क के साथ रिटर्न भी अटैच होता है, लेकिन कुछ सिक्योरिटीज़ होती है उसके अंदर हमें रिटर्न इतना नहीं दिखता, तो दैट इज़ वाई हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। रिलायबल गाइड टू परफॉर्मेंस, ये काफ़ी हद तक आपको वैल्यू कंपनीज़ की बताएगा, मोटिवेट करेगा कि आप एक्चुअल में उसको सेव करो ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, सिक्योरिटी मार्केट में हमने देखा है कि कितनी कैटेगरी हैं, डेरिवेटिव्स मार्केट और कैश स्पॉट मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब होता है हम आज की डेट में टुडे डिसाइड कर लेते हैं कि मान लो इस शेयर का, इस डिबेंचर का प्राइस मान लो 50 रुपीज़ डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, घट जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो डेरिवेटिव्स में भी स्पॉट ऑप्शन, ये सब ऑप्शंस वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं कैश और स्पॉट मार्केट की बात करूँ तो इमीडिएट के लिए होती है, जिसमें इक्विटी और डेट आता है। इक्विटी की दो कैटेगरी है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है वो डेट मार्केट के अंदर आती है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है उसके असेट्स के ऊपर। डेरिवेटिव मार्केट एक ऑक्शन मार्केट होती है जहाँ पे एक तरीके से बोली लगाई जाती है आपकी असेट्स वगैरह की, और ये टाइम के बेसिस पे होता है। इस मार्केट के अंदर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, जबकि एक सेटलमेंट होती है कैश की। आज की डेट में सेटलमेंट हो जाएगी और फिर वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसको अमाउंट को आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो असेट में। नाउ कैश मार्केट कौन सी मार्केट हो गई, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गई, फाइनेंशियल मार्केट हो गई, जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ करोगे इमीडिएट डिलीवरी के लिए। द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज सेटल्ड ऑन कैश बेसिस, जो कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व इन सेटलमेंट T+2 days फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट और डेट ऑफ ट्रेड। मतलब ये सब कुछ इसके अंदर कैश मार्केट में चलता रहता है। सेबी रेगुलेटर है कैश मार्केट का, और सेबी पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा पूरा का पूरा शेयर्स मार्केट को मेंटेन करके रखता है। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज हो गया। दिस मार्केट हैज़ 2 सेक्शन, 2 सेक्शन है इसमें इक्विटी बच्चों, एक है इक्विटी, एक है डेट। इक्विटी कौन सा होता है, जिसमें हम ऑनरशिप की बात करते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि इसमें कितनी कैटेगरीज बनी है, इस पे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है वो डिविडेंड पे देना पड़ता है, राइट्स मिलते हैं हमें, कुछ बोनस मिलता है और दूसरे बेनिफिट्स होते हैं। ये काफ़ी रिस्की होता है और इस पे रिटर्न भी काफ़ी अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस पे इन्वेस्ट करते हैं। जो डेट मार्केट होती है वो एक ऐसी मार्केट होती है जो कि इमीडिएट डिलीवरी के लिए होती है, ठीक है, और इसके अंदर बोल रखा है कि इसको डेट भी बोलते हैं, डेट मार्केट को। ये इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड पे होते हैं और इनका फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। अगर मैं कैपिटल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इसमें 4 कैटेगरी दे रखी है। ऑनरशिप के बेसिस पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डेट के बेसिस पे अभी हमने पढ़ते हुए आए हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स और एटसेट्रा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स, और डेरिवेटिव्स की बात करूं तो आपको पता लग ही गया है कि डेरिवेटिव्स आर न्यू फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी उसके असेट्स के ऊपर। अगर मैं ऑनरशिप की बात करूं तो इक्विटी और आपका होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं बच्चों, वो शेयर्स होते हैं जहाँ पे कंट्री का नहीं, जिस पे शेयर होल्डर का, एक तो जो ऑक्यूपाई करते हैं शेयर्स, मान लो मैंने शेयर्स खरीदे तो आई एम द शेयर होल्डर, मुझे मिलेगा क्या, मुझे मिलेगा डिविडेंड। उसके बाद मेरे पास ये वोटिंग राइट्स होता है, मेरे पास कंट्रोल का राइट्स होता है, तभी कंपनीज वगैरह 51% शेयर्स नहीं उठने देती किसी भी पर्सन का या किसी भी ग्रुप का, क्योंकि अगर 51% शेयर हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा उसका, तो उसका राइट बन जाएगा और वो पूरी की पूरी कंपनी को होल्ड ऑन कर लेगा। इक्विटी शेयर एट द एंड में पे किए जाते हैं, जब सबको पे कर देते हैं हम डिबेंचर्स वालों को, प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, तब इनका राइट होता है। इनका रिस्क ज़्यादा होता है, तो एट द सेम टाइम
जो रिटर्न होता है वो भी ज़्यादा होता है। डिविडेंड जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते, डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रहते हैं इन द सेंस कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा भी मिल सकते हैं, नहीं तो इट क्वाइट भी पॉसिबल कि नहीं भी मिले। तो ये सब जो सारी बातें थी वो प्रेफरेंस शेयर की थी, होपफुली आपको समझ आई होंगी। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड को पे किया जाता है प्रायर बेसिस पे शेयर होल्डर से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर को पे किया जाता है। दैट इज़ वाई द नेम सजेस्ट इज प्रेफरेंस्ड शेयर। उसके बाद जो प्रेफरेंस जो स्टॉक होते हैं बिकॉज दे आर प्रिफर्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, ये इनको भी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है, और इनका भी मैच्योरिटी पीरियड 10 साल बाद इनके पैसे चुकाने पड़ेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो ऐसा करके इनका फिक्स्ड होता है। उसके बाद इसको बोल रखा है एट द टाइम ऑफ बैंकरप्सी ऑफ द कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लेम ऑफ क्रेडिटर, बैंक होल्डर, डेट होल्डर आर सेटल्ड एंड देयरफॉर, पहले कौन कौन सेटल किए जाएंगे, क्रेडिटर, बॉन्ड होल्डर, डिबेंचर होल्डर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का नाम आएगा, और फिर कहीं जाके इक्विटी शेयर का नाम आएगा। फिर उसके बाद देखो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहाँ पे जो पेमेंट होती है एज अ नेम सजेस्ट दीज आर प्रेफरेंस शेयर ऑन विच इट डिविडेंड इफ डिविडेंड आर नॉट पेड, अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता तो डिविडेंड को प्लस 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 करते करते जाते हैं और फिर लास्ट में उसको इकट्ठा करके दे देते हैं। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल शेयर्स कौन से हुए, देयर आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑन विच अनपेड डिविडेंड गेट एक्यूमुलेटेड, जो हमने दिया नहीं है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, जो पैसा हमने पे नहीं किया, डिविडेंड की फॉर्म में नहीं दिया, उनको हम पे कर देते हैं, नहीं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इक्विटी शेयर के अंदर एक स्पेसिफिक डेट में। डेट सिक्योरिटीज़ की बात करूं तो डेट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कह सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड को, डिबेंचर्स को, और ये दो पार्टीज़ के बीच में होता है। इस पे इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और मैच्योरिटी डेट भी फिक्स्ड होती है। बॉन्ड भी एक तरीके से इसी का काम करता है, और डिबेंचर का बॉन्ड इज़ अ लोन दैट इज़ गिवन बाय द बायर टू द इश्यूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन रिटर्न फॉर इंटरेस्ट। बॉन्ड को इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इवन द गवर्नमेंट। द बायर रिसीव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द सेलर, सेलर से रिसीव करता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। डिबेंचर हम पढ़ चुके। सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स क्या है, SPN आर स्पेशल टाइप ऑफ शेयर वारंट, ओनली अ लिस्टेड कंपनी, कोई कंपनी ही इसको इशू कर सकती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल में आता है, और ये इट कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी, मीन्स दोनों की ही मिक्सचर से ये बना हुआ है। SPN इज़ रेफर टू अ हाइब्रिड सिक्योरिटी, इसीलिए से हाइब्रिड किया गया है। तो आपसे हो सकता है कि शॉर्ट नोट में देखो पूछ लेते हैं, आजकल 3 नंबर है, 5 नंबर में बहुत सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। SPN अगर पूछ ले तो आप बोलोगे क्या कि दीज इंस्ट्रूमेंट हैव अ लॉक इन पीरियड 4 to 7 ईयर्स, 4 से लेके 7 सालों तक का शॉर्ट इन पीरियड होता है, जहाँ पे विच नो इंटरेस्ट इज जहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। आफ्टर द लॉक इन पीरियड द SPN कैन बी सोल्ड बैक बाय द होल्डर टू द कंपनी, और SPN को कंपनी द्वारा बेच दिया जाता है। SPN वो है डिटैचेबल वारंट है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर में एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, लेकिन इसका जो कन्वर्जन तभी पॉसिबल है व्हेन द सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स आर फुल्ली पेड, जब सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स को पूरी तरीके से पेमेंट कर दी जाएगी। ये जो टाटा एंड आयरन कंपनी है वो पहली कंपनी है इंडिया में जिन्होंने मेगा राइट इक्विटी शेयर शुरू किए थे, जो कि कितने रुपए के थे, 1212 करोड़ के। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स का मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है व्हीकल इन विच द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर आर पूल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी, जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड आर सिमिलर असेट। मीन्स एक तरीके का बोल रहे हैं कि ये बॉन्ड, स्टॉक, मनी मार्केट, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को हम म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर ऑपरेटेड बाय क्वालिफाइड पोर्टफोलियो मैनेजर हु इन्वेस्ट द फंड्स कैपिटल टू प्रोड्यूस इनकम एंड कैपिटल गेन्स।
आप इन्वेस्ट करके कैपिटल गेन वगैरह इससे कहीं ना कहीं अप्रूव करवा सकते हो। पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल fund is structured. Every mutual fund scheme has a prospectus and the mutual funds portfolio is maintained to align with the investment objective. Investment के पर्पज से की जाती है ये। डेरिवेटिव्स में आपको मैंने बताया जो कि अंडरलाइंग एसेट के ऊपर जिनकी वैल्यू बेस्ड होती है, और जो कमोडिटी है इसको इन्होंने कमोडिटी या डेरिवेटिव्स के नाम से भी जानते हैं। और जब अंडरलाइंग एसेट्स को शेयर्स, करेंसी, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जाना जाता है तो उसको फाइनेंशियल डेरिवेटिव बोला गया है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कौन से हो गए? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। अच्छा, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन स्वैप्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं, एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में जहाँ पे हम खरीदते बेचते हैं जो असेट्स है एक स्पेसिफिक टाइम पे, डेट पे खरीद लेते हैं और फ्यूचर के पर्पज से लगा देते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे बैचेस के बैचेस सेल किए जाते हैं और ये भी सेम टू सेम उसी की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव होता है जिसपे हम डिसाइड तो आज कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास ऑप्शन होता है कि अगर मेरा तो प्राइस बढ़ जाएगा मैं खरीद लूँ, नहीं बढ़ेगा तो मैं नहीं खरीदूँगी। जैसे कि अगर आप सपोज़ करो 50 रुपीज़ का मैंने एक असेट की आज डिसाइड कर ली प्राइस, ठीक है, आज से 2 महीने बाद इसकी वैल्यू 55 हो गई तो मैं इसको क्या करूँगी? खरीद लूँगी। अगर 40 हो गई तो मैं इसको नहीं खरीदूँगी। तो ये जो ऑप्शन हो गया, ये जो आपके पास ऑप्शन है दैट इज़ नोन एज ऑप्शंस, लेकिन फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने डिसाइड कर लिया तो आपको परचेज करना पड़ेगा। अ स्वैप इज़ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर। स्वैप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि दो पार्टीज के बीच में बनता है ताकि कैश फ्लो हम फ्यूचर का डिसाइड कर सकें। और दीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, रैदर दीज आर ट्रेड OTC। फिर मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं कैपिटल मार्केट के? सेवर, बोरोअर और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। सेवर जो बचा के रख रहा है आपका पैसा, ठीक है, दीज आर द यूनिट्स हैविंग सरप्लस फंड दे वांट टू सेव। दे आर आल्सो द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। बोरोअर, दे आर द डेफिसिट यूनिट, जिनको भाई पैसा चाहिए। दे हैव प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो कह रहे हैं आप हमें अलग अलग जगह से पैसा ला के दो और हम उसको इन्वेस्ट करके आपको अच्छा पैसा रिटर्न में देंगे। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो दोनों के बीच में लिंक का काम करता है। सेवर जो कैपिटल मार्केट में अपना पैसा लगाना चाहता है। बोरोअर जो लोग बोलते हैं कि जो कंपनीज बोल रही है आओ मेरे पास पैसा लगाओ आके ताकि मैं इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकूं, और इन दोनों के बीच में एक जो लिंक की तरह काम कर रहा है दैट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इशू ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़, इशू एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमने दो कैटेगरी बनाई थी, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह इशू की जाती हैं इसके अंदर। न्यू इशू भी बोलते हैं इसको, जहां हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि जहां पे फर्स्ट टाइम पे आप शेयर्स वगैरह इशू करते हो उसको आप IPO बोलते हो। इसका प्रोसीजर क्या है जब आप इशू करते हो सिक्योरिटीज़ को या न्यू इशू मार्केट का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन करते हैं और फाइल करते हैं एक डॉक्यूमेंट को, फाइल करेंगे, ऑफ़र करेंगे डॉक्यूमेंट। उसके बाद डॉक्यूमेंट को सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड कराएंगे। ऑफ़र डॉक्यूमेंट मिल गया तो ड्राफ्ट करवाएंगे। ड्राफ्ट के बाद सेबी उसको रिव्यू करेगी, रिव्यू करने के बाद वो बैंकर तक पहुंचेगा। सेकंड इज़ ओपनिंग द इशू। ओपनिंग द इशू का मतलब आप किस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाओगे। तो हो सकता है कि आप एडवर्टाइजमेंट दो न्यूज़पेपर से सॉरी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर कंप्लीटेड एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश इन न्यूज़पेपर में, या आप ऑफ़र डॉक्यूमेंट कराओ, या आप कंपनी के बिहाफ पे कोई भी ऐसा इशू करो, ठीक है। इन एनी इशू ओनली वन एप्लीकेशन इज़ अलाउड अ पैन। हर एप्लीकेशन में एक पैन की ज़रूरत आपकी पड़ेगी। अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग, फिर कहीं ना कहीं आपने अगर पहले भी पढ़ा होगा तो अलॉट किए जाते हैं शेयर्स, मींस कंपनी लोगों को देती है, इतने शेयर्स इशू करती है, 10 लाख शेयर्स या 15 लाख शेयर्स इतने रुपए के हिसाब से। तो फिर लोग आते हैं और वो क्या होता है उसके ऊपर एप्लीकेशन भेजते हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस का मतलब जितनी आपने अलॉटमेंट भेजी है, जितनी आपने लोगों को पैसा भेजा है, उससे कम लोगों ने अप्लाई किया या उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि जो क्लोजर ऑफ इशू है विद इन 12 वर्किंग डेज द इशू शेयर्स आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जो 12 दिन के अंदर अंदर स्टॉक एक्सचेंज को पूरा लिस्ट करके देना पड़ता है। सेकेंडरी मार्केट आपकी कौन सी डेट और इक्विटी शेयर की हो गई, ये तो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, आपको एक मार्केट प्लेस चाहिए, मार्केट प्लेस जो कि दोनों लोगों के बीच में काम करेगी, एक तरीके की आपकी सेवर और बोरोवर के बीच में कंटिन्यूस एक्टिव ट्रेडिंग आनी चाहिए। क्योंकि देखो जो प्राइमरी मार्केट होती है उसमें फर्स्ट टाइम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे दी जाती है, तो उसके बाद की जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मार्केट में होती है। फिर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ये कहीं ना कहीं आपको लिक्विड असेट्स की फॉर्मेट में दे रहा है। सिक्योरिटी प्राइसिंग, सिक्योरिटी प्राइसिंग का मीन्स आपने कुछ पैसा सिक्योर करके रखा हुआ है जो कि आप कहीं ना कहीं बिजनेस में सर्व करना चाहते हो और आपकी सेविंग को एक अच्छा ऑप्शन मिल रहा है। फिर उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जो हैं वो कौन कौन से हैं। स्टॉक एक्सचेंज एक इंटीग्रल पार्ट है इकोनॉमिक सिस्टम का, जो कि आप देख रहे थे ना, एक इंटरमीडिएरीज का तेरा रोल प्ले कर रही थी, वो ही है। फिर उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था, 1875 में। एशियन फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज था वो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को वर्ल्ड फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 6 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर अंदर अपनी ट्रांजेक्शन को फुलफिल करता है। 140 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसके पास। 140 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसके पास। इट हैज़ एक्सपेक्टेड द एडवांसमेंट ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। इनिशियली दिस एक्सचेंज वॉज फाउंड एज द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन। इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इट हैज़ अ ब्रॉड बेस ऑफ शेयर होल्डर। इसका मतलब जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। नेक्स्ट अगर बात करूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। 4th लार्जेस्ट वर्ल्ड पे आता है। एनएससी को कब फाउंड किया गया था, इनकी फाउंडिंग डेट और इनका वर्क दोनों ज़रूरी हैं। 1992 में, बट इट गॉट रिकॉग्निशन एज अ स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी। 1993 में इसको रिकॉग्निशन मिली थी। इन्होंने काम शुरू किया था 1994 के अंदर। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करूँगी तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आएगा। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है ये 3rd नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का है। 2008 में इस्टेब्लिश हुआ, सेक्शन 4 के अंदर आता है। सेबी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे दूसरे स्टॉक एक्सचेंज है सेबी कंट्रोल करता है, वैसे ही ये है। फिर एनएसई और बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो आपका मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है हैज़ अ फ्लैगशिप इंडेक्स जिसको SX40 के नाम से जाना जाता है। दिस इंडेक्स वो 40 लार्ज कैपिटल लिक्विड स्टॉक्स पे बेस्ड है। SX40 हेल्प करता है इकोनॉमिक की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। स्टॉक इंडाइसिस क्या है, एक ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो इकोनॉमी की मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेजरी बिल्स की जो मनी है वो कितनी हुई, कब इशू हुई, कब नहीं हुई, ये सारी की सारी मतलब जो भी डिटेल है वो इसी में पता चलती है। These indices are representative of the whole economy as they are created by choosing a group of shares that are representative of the whole market. Sectoral indices are created by selecting shares which represent a specific sector or segment of the market. एक specific segment को consider करके बनाते हैं ये। कुछ important BSE हैं जो कि आपकी सेंसेक्स और यूरोएक्स हो जाएगी, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। कुछ और भी हैं S&P BSE, S&P BSE 200, 500 ऐसी भी है। तो ये कुछ नाम दे दिए इन्होंने। सब मेजर इंडाइसेस NSE में कौन कौन से हैं उनके नाम दे दिए। फिर मेजर इंडाइसेस ऑफ MSCI। मेजर कौन कौन से हैं, SX40 और SX बैंक। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटेड। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ रिस्क रिटर्न एनालिसिस।
टाइम बिना ख़राब किए आगे बढ़ जाती हूँ मैं। रिटर्न का मतलब क्या है? वो पैसा जो कि प्रिंसिपल के साथ आपको मिलने वाला है, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्मेट में हो, बोनस की फॉर्मेट में हो, या कैपिटल की एप्रिसिएशन हो। कैपिटल की एप्रिसिएशन मतलब अगर 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा है, तो जब आप उसको जब उसकी रिडम्पशन होगी, मीन्स जब आपको उसकी रीपेमेंट मिलेगी, तो वो 110 का मिलेगा, वो गई कैपिटल एप्रिसिएशन। ये रेगुलर इनकम होती है, कहीं ना कहीं रेगुलर इनकम के साथ इसको जोड़ा जाता है, जैसे बैंक का इंटरेस्ट वगैरह हो गया ना, रेगुलर वे में मिलेगा। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स मैंने भी बता दिया कि जहाँ पे क्विकर रिस्क होता है, लेकिन जो आपको जो अमाउंट मिलता है वो उसके बेसिस पे मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट अगर बात करूँ तो रिस्क रिटर्न को इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा गया है, दैट इज़ रियलाइज्ड एवरेज और एक्सपेक्टेड। रियलाइज्ड रिटर्न कौन सा होता है? वो रिटर्न जो कि एक्चुअली इन्वेस्टर को मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद इसको इन्होंने फॉर्मूले में बांटा हुआ है। फॉर्मूले में देखो, जैसे कि एक इन्वेस्टर 50 शेयर खरीद रहा है एट द एंड, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि और वो बेच दे रहा है 60 पे, तो उसका नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? 60 माइनस 50। 60 में खरीदा, कोई डिविडेंड तो मिल नहीं रहा उसको, डिविडेंड मिल रहा होता तो वो भी प्लस होता। तो 50 पे शेयर को खरीदा, 60 पे बेच दिया, कितना डिफरेंस हुआ? 10 रुपये। और टोटल कितने में खरीदा था? 50, तो 20% का फ़ायदा हो गया इसको। लेकिन अगर वही सेम टाइम एट द सेम टाइम डिविडेंड होता, वैसे इतने इजी क्वेश्चन पेपर में तो नहीं आने वाले, डिविडेंड कितना अर्न किया उसने? 5। कितने में शेयर खरीदा था? 100, 120 का बेचा, तो 120 और 100 माइनस कर दो, कितने बचे आपके? 20। 20 में आपने जो डिविडेंड कमाया वो भी तो आपका प्रॉफिट है 5, और डिवाइड कर दिया इसको जो भी करंट प्राइस पे आपने खरीदा था 100, तो ये आपका 25% आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लो, देखो अगर मान लो ऐसा भी केस हो सकता है कि आपने 5% आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन आपने 100 का शेयर खरीदा था, आपको नुकसान हो गया, हमेशा फ़ायदा थोड़ी होगा। तो 90 माइनस 100 करोगे, तो डिवाइडेड बाय कितने से करोगे? जितने पे आपने खरीदा 100, तो ये कितना शेयर हो गया? 5। और यहाँ से कितना माइनस हो गया? माइनस 100। 90 माइनस 100 हो गया -10 अपॉन में 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना मिलेगा? ये होगा आपका माइनस का, समझ रहे हो, माइनस, चल जा भाई, -5/100, तो ये हो जाएगा आपका -5%। तो ज़रूरी नहीं है आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, नुकसान भी हो सकता है। एवरेज रिटर्न क्या होता है? जब हम सारे रिटर्न को प्लस करके और डिवाइड बाय टोटल नंबर कर देते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल को समझो, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या बोल रखा है? आपको एवरेज रिटर्न निकालना है। तो आपको 2016, 17, 18, 19, 20 का आपको शेयर प्राइस दे दिया। अब आपने क्या किया? जो पहला पॉइंट था, इसको समझते हुए चलेंगे, जो पहला पॉइंट था वो तो नील, क्योंकि उससे तो हमें कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ, 50 का 50 रहा। फिर सेकंड में क्या करेंगे? इन दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? जो शेयर प्राइस ऊपर वाला था। फिर अगेन इन दोनों को माइनस करेंगे, 66 में से 60 को, और बेस प्राइस क्या रखेंगे? 60। अगेन 75 में से 66 को, और बेस प्राइस क्या रखेंगे? 66। 90 में से 75 को, और बेस प्राइस क्या रखेंगे? 75। 99 में से 90 को, और बेस प्राइस क्या रखेंगे? 90। और फिर लास्ट में इसकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, लेकिन इसमें डिविडेंड भी दे रखा है बच्चों, देख रहे हो आप लोग। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ शेयर प्राइस था, इसमें कैपिटल गेन डिविडेंड भी है। तो उसके केस में क्या करोगे? आप इन दोनों को प्लस करोगे, ये आपके फ़ायदे हैं, फ़ायदे, और डिवाइड बाय बेस ईयर। फिर अगेन फ़ायदे 6 6 12, और डिवाइड बाय बेस ईयर। बेस ईयर ये वाला रहेगा जो प्रीवियस ईयर है, जैसे 12 डिवाइड बाय 60। अब ये 12 कहाँ से आया? इन दोनों को प्लस किया, और फिर इसको हमने इससे डिवाइड किया। फिर अगेन इसको इससे प्लस किया, ये वाला 30 जो आया था वो किया। फिर अगेन देखो, पहले क्या करेंगे? 9 और 3 को प्लस किया, और जो इस 77 से ऊपर 66 दे रखा था उससे डिवाइड कर दिया। 15 + 5 कर दिया 20, और फिर 75 से डिवाइड कर दिया। 9 और 7 16, ये भी इजी है। तो ये एक्सपेक्टेशन मुझे तो कम है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन ये लोग एग्जामिनर फ्रेम करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो गया बच्चों? एक्सपेक्टेड रिटर्न वो रिटर्न हो गया जो कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मुझे मिलेगा। अब इसके अंदर ये, हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्ज़ाम में, तो आप ये देख लो
जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन गुड, नॉर्मल, बैड दे रखी है, तो रिटर्न 20%, 15%, 10% दे रखा है और प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.4, 0.3। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जिन बच्चों को दिक्कत है कैलकुलेटर यूज़ कर लो। 20 मल्टीप्लाई, पहले 3 से मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दो, 60 आ गया। अब यहाँ बच्चों पॉइंट दे रखा है 0.3, तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे तो कट डाउन करने में, क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक नहीं बोलूँगी, थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक लेक्चर वीडियो डाला था प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से प्रैक्टिकल का, और बच्चों को रियली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी y माइनस 0.8 y में, ये एक क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही थी। तो अब मेरा ये मोटिव है, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही आप लोगों को, बस मेरा ये मोटिव है कि मैं और क्लैरिटी लेके आ सकूं, बस मैं ये नहीं कुछ कह रही कि नहीं आता था या आता था, कुछ भी छोड़ो उसको। देखो फिर हमने डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई 0.36, 15 मल्टीप्लाई 0.46, 10 मल्टीप्लाई 0.33। तो इसके बाद हमने इन सबको, ये जो रेट थे, इन सब रेट्स को प्लस कर दिया, 6 6 12 और 3, ये हो गया 15। रिस्क क्या होता है बच्चों? रिस्क वो होता है, वो पार्ट जो कि प्रिंसिपल का रिकवर नहीं होने वाला, वो रिस्क है। रिस्क और अनसर्टेनिटी दो डिफरेंट टर्म है, क्योंकि बच्चों अनसर्टेनिटी जो रिस्क होता है वो हमेशा नेगेटिव आउटकम्स के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की पॉसिबिलिटी के लिए, जो निश्चित नहीं है वो अनसर्टेनिटी है, जो खतरा है वो रिस्क है। तो निश्चित नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अच्छा सा प्राइस मिल जाए या आपको बुरा मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर उन्होंने बोल रखा है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर, कितने टाइप्स के इन्वेस्टर होते हैं? रिस्क अवर्ट, रिस्क लवर और रिस्क न्यूट्रल। रिस्क अवर्ट बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते मेरी तरह, रिस्क लवर जो बहुत मस्त, उनको रिस्क चाहिए ही चाहिए, वो बोलते हैं कि रिस्क, पता नहीं कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी, आई डिडंट रिमेंबर एट दैट टाइम, रिस्क में मज़ा इस टाइप का कुछ था। रिस्क न्यूट्रल जो कि कहते हैं हाँ ठीक ठीक रिस्क मिलेगा तो हम कर लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने दो कैटेगरी बनाई है, एक सिस्टमैटिक रिस्क और एक अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये कौन से होगा? सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो कि नेचर के अंदर है ही है, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी की कंडीशन, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। मार्केट रिस्क ये हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। दिस रिस्क अफेक्ट ऑल द फर्म बट द डिग्री ऑफ अफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, हो सकता है फ़र्क पड़ जाए, मेरी फर्म को उस रिस्क से अफेक्ट कम हो, आपकी फर्म को ज़्यादा अफेक्ट हो रिस्क से। मार्केट रिस्क कौन सा होता है? शेयर की जो फ्लक्चुएशन होती है प्राइजेस की, घटना बढ़ना, ज़्यादा घटना। इंटरेस्ट रेट रिस्क कौन सा हो सकता है भाई? इंटरेस्ट रेट बढ़ गया घट गया उसके बेसिस पे। इन्फ्लेशन रिस्क या परचेजिंग रिस्क, जब मैं परचेज करती हूँ एट दैट टाइम जो रिस्क होता है वो फ्लक्चुएटिंग रिस्क होता है। फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क हर मतलब एक जैसा नहीं होता, दिस डज नॉट अफेक्ट ऑल द फर्म, दिस रिस्क इज पर्टिकुलर टू कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। तो जो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है वो कंट्रोलेबल रिस्क होता है। जैसे कि मान लो सपोज मेरी मैनेजमेंट या सपोज मेरी डेट और इक्विटी के शेयर की प्राइस को बढ़ाना, ठीक है। बिजनेस रिस्क कौन सा हो गया? वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा हो गया? जो कि फाइनेंस में जितना अपना पैसा लगा रही हूँ जहाँ पे उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपका रिस्क के वो आ गए टाइप्स। नाउ सोर्सेज ऑफ रिस्क की बात करूँ तो मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, ये सारे रिस्क की हमने बात कर ली। मेजर ऑफ रिस्क के अंदर इन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की दो कैटेगरी बनाई है। अब यहाँ पे सुनना बच्चों, ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी रिस्क होगा तो आप रिस्क में से एवरेज रिस्क माइनस करके उसको स्क्वायर कर दो और टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, ये आपका, और उसका रूट ले लो तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्होंने रिस्क बोला गया है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रिटर्न इज गिवन, और उस सिनेरियो के अंदर आपको बोला गया है P1 R1 माइनस R एवरेज का स्क्वायर। नाउ अगर इसकी बात करूं 2016, 17, 18, 19, 20 रिटर्न दे रखे हैं आपको, नॉर्मल रिटर्न है यहाँ पे और कुछ नहीं दे रखा, तो आपको करना क्या है? देखो
ये मान लिया मैंने बेस ईयर 15, इसमें ऐसा कुछ तो गिवन था नहीं, देखो कुछ गिवन तो है नहीं, तो हमने एक बेस ईयर 15 जो आपका रिस्क है वो 15 का मान लिया। तो 10 में से 15 माइनस 12 में से 15 माइनस, जैसे कि हम मीन में नहीं करते थे, अज्यूम्ड मीन, जब हम फॉर्मूला लगाते थे या एक अज्यूम कर लेते थे वैल्यू, वो फिर हमने माइनस करते गए करते गए करते गए, और फिर माइनस करने के बाद हमने स्क्वायर किया बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, 9, 0। अब दोबारा देखो, समझो दोबारा क्या है ये, अभी 15 कहाँ से आया, ये 15 बच्चों मैंने अज्यूम किया है, तो घबराना नहीं, ये 15 जो है वो मैंने अज्यूम किया है, इनके अंदर से ही लिया है, इसमें से ही आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मैम ऊपर वाला नहीं चूज़ कर सकते, नीचे वाला नहीं चूज़ कर सकते, कर सकते हो बच्चों, आपका मन करे आप 10 चूज़ कर लो, आपका मन करे आप 20 चूज़ कर लो, लेकिन जो आप मिडल टर्म चूज़ करते हो उससे आंसर के जो करेक्ट आने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। चलो, फिर उसके बाद रिस्क में से एवरेज रिटर्न माइनस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो होल स्क्वायर यहाँ पे कर दोगे, फिर लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले एवरेज रिटर्न कैसे निकला, जो रिटर्न था उसका टोटल और डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमने 68 डिवाइड बाय 5 किया, 68 डिवाइड बाय 5 किया और उसको रूट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब पहले 68 को, ये देख रहे हो 68 डिवाइड बाय दे रखा है, पहले 68 डिवाइड कर दिया 5 से बच्चों, ये 5 क्या है, टोटल नंबर साल 1 2 3 4 5, इससे 5 से डिवाइड किया और फिर हमने इसको क्या कर दिया, रूट में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो रिटर्न और प्रोबेबिलिटी दोनों दे रखी है, P1 और R1। तो उस सिनेरियो के अंदर हम लोग n से डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिए, एक ये वाला कॉन्सेप्ट, एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट, एक ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे देखो, फिर इसके अंदर हमने जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पहले मल्टीप्लाई 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 कर दिया, मल्टीप्लाई 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 करने के बाद हमने क्या किया, एक सेकेंड, R1 माइनस R एवरेज का स्क्वायर, फिर अगेन हमने वही किया है, इसके अंदर से एक बेस चुन लिया 15 में से 20 को माइनस कर दिया। तो बच्चों इन्होंने ना यहाँ पे शॉर्टकट किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले इन्होंने 15 को चूज़ किया, 15 में से 20 गया बच्चों 5 नेगेटिव का, फिर 15 में से 15 गया 0 और 10 में से 15 गया, तो 10 में से 15 गया तो 5, फिर उसका स्क्वायर कर दिया 25 0 25। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा स्क्वायर आया था उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी से, तो ये आ जाएगा आपका P1 R1 का स्क्वायर और फिर इसको टोटल कर दिया। और फिर लास्ट में हमने जो भी आपकी वैल्यू आई 15 जो आपकी यहाँ पे आई है उसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर कैलकुलेटर यूज़ करके आप कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना काफ़ी हद तक ईजी होता है, जैसे कि आपने बोल रखा है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को CV के नाम से जाना जाता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी तक हम निकाल रहे थे ना रिस्क के लिए, उसका स्क्वायर कर दो तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जैसे कि आप ये भी लिख सकते हो, एक तो ये भी फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क अपॉन में एवरेज रिटर्न। तो एक इन्होंने कहा एग्जाम्पल नंबर 9 पे आ जाओ और उसका ज़रा स्टैंडर्ड डेविएशन और एवरेज रिटर्न निकाल के दिखाओ ज़रा वो। तो देखो ये आपका कितना आया है, एग्जाम्पल 9 यही है ना, एग्जाम्पल नंबर 9, तो इसका जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो ये आया है बच्चों, और एवरेज जो आया है वो ये आया है। तो इस दोनों को इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये 3.87 डिवाइड बाई 15/100 है, तो ये आपका निकल आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब देखो हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम हो सकता है, आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न भी पूछ ले, आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछ ले, आपसे वो भी पूछ ले, तो ये 10 नंबर का या 15 नंबर का हो सकता है कि इस टाइप का ये इजी हो जाएगा
और आपके लिए भी उनके लिए भी जब आप क्वेश्चन को फ्रेम करोगे। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और उनके डिफरेंट रिस्क होते हैं। जब हम उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं, रिस्क ज़्यादा तो रिटर्न ज़्यादा, जब उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो उसको रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। एक इन्वेस्टर का जो मस्ट कंसिडर रिस्क रिटर्न होता है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन रिटर्न, क्या होता है इम्पैक्ट टैक्सेशन का रिटर्न में, ये देख सकते हो आप लोग फॉर्मूला। प्री टैक्स रेट क्या होता है, पोस्ट टैक्स रेट, जितना पोस्ट टैक्स निकला उसमें से हम 1 माइनस टैक्स रेट कर देते हैं। और अगर पोस्ट टैक्स रेट निकालना होगा तो पोस्ट को इधर ही छोड़ दो, इधर छोड़ दो, ये जो नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में है उसे ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो 2 फॉर्मूले आपके पास बन जाएंगे। अब आप देखो, मिस्टर ए के पास 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे, इन्वेस्ट करना 10 साल REC में, या तो फिर 7.5 को इन्वेस्ट करना 10 साल में। तो आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है, तो ये कह रहे हैं कि 10 साल, मतलब ये तो हो गया पोस्ट टैक्स रिटर्न का टाइम फ्रेम, और 1 में से टैक्स को हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। फिर हम बताएंगे कि हमारे पास ये ऑप्शन अच्छा है कि नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन के अंदर इन्होंने 7.5 को लिया है, पहले कितना लिया 10 के हिसाब से लिया है, फिर 7.5 के हिसाब से लिया है, तो REC जो बॉन्ड्स हैं वो बेटर हैं, ये वो बोल रहे हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, इन्फ्लेशन का रिटर्न पे बिल्कुल इम्पैक्ट होता है बच्चों। कहीं ना कहीं अगर आपके रिटर्न बढ़ते हैं तो वो इन्फ्लेशन के बेसिस पे भी बढ़ते हैं, उनको कंपनसेट करने के लिए परचेजिंग पावर को। अब ये कुछ सॉल्व इलिस्ट्रेशन है, इसके अंदर क्या बोल रखा है, रिस्क रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड रिस्क निकालो, ठीक है। ये सब मैंने आपको अच्छे से डिटेल में क्लियर करवा दिया। अब होपफुली मैं कोशिश करूँगी, देखो बच्चों ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाले बच्चे भी वेट कर रहे हैं और वो वाले भी बच्चे वेट कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, तो मैं जल्दी कोशिश कर रही हूँ फाइनेंस के भी प्रोवाइड कर सकूँ, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के। तो आप लोगों को अगर वेट करना पड़े तो शाम तक का वेट कर लेना, ठीक है बच्चों, क्योंकि इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार तुम लोग, मैं मतलब आप लोग चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग में वीडियो के आप लोग को डिस्ट्रैक्ट करती रहूं, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ऐसे बोलती रहूं वीडियो में तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ज़रा एफर्ट्स दिखाओ यार, गर्मी में परेशान होते हैं हम लोग भी। तो मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा जिसकी वजह से मुझे इसमें एक तो फ़ोन में काम करना पड़ रहा है, PDF मांगते रहते हो, PDF मेरे पास अभी अवेलेबल ही नहीं है, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया। अच्छा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ कि मेरा लैपटॉप नहीं काम कर रहा, तो उस पर भी बच्चों के कमेंट्स आप लोग कर रहे हो कि मैम PDF डाल दो, क्या बच्चे यार। चलो ठीक है, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम के लिए। बी हैप्पी।